आइए साथियों, सामान्य अध्ययन के लिए, सामान्य ज्ञान के पेपर के लिए जो अतिरिक्त 10 क्लास 20 क्लास देने की बात मैंने की थी, 30 आप लोगों को पहले मिल ही चुकी है। उसकी आज 10वीं क्लास है, इसके बाद 10 क्लास बचेगी। और आज है आज है 26 तारीख। कल एक निबंध में चला जाएगा टाइम, तो कल के दिन तो आपको ये नहीं मिलेगा। उसके बाद 28 तारीख से कंटिन्यू, यानी 6 तारीख को 4 इधर और 6 उधर, 6 जनवरी को हम आपको निर्मुक्त कर देंगे। ठीक है। आज का टॉपिक थोड़ा लेंदी नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। क्यों? अभी तक कुछ हमारे मित्रों का, हमारे अधिवक्ता बंधुओं का फ़ोन आया कि सर करंट की टॉपिक पर्याप्त हो चुकी है, कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी ऐसी बताइए जो महत्वपूर्ण हों। तो ये करंट की नहीं है, ये सदाबहार टॉपिक है, लेकिन इसका वो पहलू करंट में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि करंट सिचुएशन में उस पद पर कौन पदासीन है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के उद्देश्य नहीं, रिलेवेंसी आपकी बनी रहे। और सबसे मेन बात, आपके एग्ज़ाम में चाहे जैसी मुख्य परीक्षा हो, पीसीएस की हो, जुडिशरी की हो, अभियोजन अधिकारी की हो, उच्चतर न्यायिक सेवा की हो, सब में समान रूप से उपयोगी। क्या हम अपने बेयर एक्ट में संविधान के संवैधानिक निकाय को तो पढ़ते ही हैं, जैसे निर्वाचन आयोग है, समझ रहे हैं, लेकिन हम नीति आयोग के बारे में बेयर एक्ट में नहीं पढ़ते। हम कुछ ऐसे आयोग हैं जिनको हम संविधिक निकाय कहते हैं, यानी जिनको केंद्र सरकार ने विशेष अधिनियम के तहत बनाए हैं। और उससे में से एक क्लास मैंने एक दिन लिया है, मुझे याद आ रहा है, सीबीसी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, और उसके बारे में, आयोग के बारे में मैं आपको बताया हूं। तो मेरे माइंड में आया कि एचजेएस में भी ये पूछा गया सीबीसी, तो वो इसीलिए पूछते हैं क्योंकि आप कॉमनली 100% लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग खूब कायदे से पढ़कर जाते हैं, तो वो उसको ना पूछ करके आपसे पूछेंगे ये सब। यानी जो संघीय ढांचे या राज्य के विधानमंडल के अधीन जो विशेष विधियों के तहत जिसका गठन हो रहा है, जिन आयोगों का, जिन संवैधानिक विधिक निकायों का, संवैधानिक नहीं, संविधिक कह सकते हैं, संवैधानिक नहीं, समझ रहे हैं। तो उस निकाय के बारे में आपको जानना चाहिए कि उसका गठन किस अधिनियम के तहत हुआ, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, उसमें क्या, उसके संगठनात्मक स्थिति क्या है, उस पद पर पदासीन पदाधिकारी का कार्यकाल क्या है, इत्यादि। तो उसी पर आज हमने 4 ऐसे संविधिक निकाय, संविधिक मतलब जो विधि के साथ है, संविधान के साथ नहीं। संविधिक और संवैधानिक में यही अंतर है, समझ जाइएगा। संविधिक मतलब जो किसी स्पेशल विधि अधिनियम के तहत है, और संवैधानिक मतलब जो संविधान में है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। ये निश्चित तौर पर कोई संयोग नहीं 1 या 2 मिल जाए आपको 5-5 नंबर में, या ऐसा भी हो सकता है नंबर कम हो जाए, ये प्रश्न की संख्या ज़्यादा हो जाए, लेकिन कुल मिला के 5 से 10 नंबर ये मिल सकता है। ये संभव है क्योंकि ये अनुप्रयोगिक होता है बेयर एक्ट में, लेकिन ये इसका प्ले स्पेस नहीं होता, जगह नहीं, उसमें होता नहीं है, लेकिन ये प्रयोगिक बहुत ज़्यादा है। हमारे मुख से अनुपयोगी निकल गया, बहुत ज़्यादा प्रयोग में यही आता है। बल्कि संवैधानिक निकाय में जो संस्थाएं हैं उनका प्रयोग साल में 1 बार 2 बार, जैसे निर्वाचन आयोग तभी सक्रिय होगा जब चुनाव आयोग आएगा। ये ऐसे आयोग हैं जो हमेशा सक्रिय हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जुड़ा हुआ कार्यभार 24 घंटे का है, कभी भी आकस्मिक रूप से आ जाता है। अभी जब मैं पढ़ूंगा, बताऊंगा, तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ, बात तो सही है, इस पर गौर करना चाहिए, और इसको अलग से एक नोट्स, तो आज ही नहीं, हो सकता है कल की क्लास भी मैं इसी पे रखूं, और हो सकता है अगर परसों भी ऐसे कुछ और तथ्य मिले तो 3 क्लास इसी पे रहेगी, आज की, परसों की, नरसों की, जिससे ये भी खत्म हो जाए। महत्वपूर्ण तथ्य है, तो आइए जानते हैं। पहले नंबर पर केंद्रीय सूचना आयोग, खूब जानते हैं, ये आपको सीआईसी पता है, लेकिन उसके गठन के बारे में अगर मेंस में आ जाए तो खाली वही मुख्य सूचना आयोग तो का करंट में जो नाम रटे हैं वही लिख देने छुट्टी पा जाएंगे। उसका संगठनात्मक ढांचा, और ये करंट का विषय है नहीं, ये जब अधिनियम बना तभी ये सेट था,
ये बात गैर जरूरी है कि आपके बेयर एक्ट में नहीं है। अतिरिक्त रूप से जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, आपकी तैयारी नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि मैं अगर इसका क्लास ले रहा हूं तो आपको पता हो, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे के सारे को पता हो और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। तो इसी बहाने आपका ध्यान इधर आ जाएगा और आपको ये समझ में आएगा कि ये डिस्ट्रैक्ट किया हुआ चीज़ नहीं है, बिल्कुल पूछा जाने वाला परम संभावना वाला चीज़ है। क्यों? महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो हो रहे हैं या जो भी इन आयोगों का कार्य है, अभी आप देखेंगे उससे खुद ही पता चल जाएगा कितने ये रिलीवेंट हैं, प्रासंगिक हैं, सदाबहार हैं। तो पहले नंबर पर आइए, केंद्रीय सूचना आयोग। स्थापना केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। सूचना का अधिकार अधिनियम आप जानते हैं मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। जैसे वित्त मंत्री के हैसियत से मनमोहन सिंह के बारे में 91-92 में आर्थिक क्षेत्र में भारत में उदारवाद, अर्थव्यवस्था में उदारवाद की एंट्री लाने वाला शख्स वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। उस समय गवर्नमेंट नरसिंहा राव की थी, याद रखिएगा। ऐसे ही सूचना क्रांति, मतलब सूचना क्रांति वो नहीं, सूचना का अधिकार, यानी आप विभाग क्या कर रहा है, आपको मेंस में कितना नंबर मिला, प्री में कितना नंबर मिला, इसको कानूनी राइट नहीं था 2005 के पहले। मतलब गोपनीयता के नाम पर सरकारी विभागों में कुछ भी होता था, कोई पूछ नहीं सकता था। हम आपकी क्या हैसियत थी, कोई अधिकारी नहीं पूछ सकता था ऊंचा, क्योंकि उनके पास कानून का बचाव था कि इसके बारे में कानून ही नहीं है, तो गोपनीयता के नाम पर कुछ भी करते थे। तो उसी को ध्यान में रख करके ये क्रांतिकारी और बहुत ही लाभकारी, बहुत ही पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाला एक कानून सूचना अधिकार अधिनियम 2005, जो कोर्स में भी है, एमपी एडीपीओ में जो लोग पढ़ते हैं वो तो जानते ही होंगे, के तहत की गई थी। इसमें मुख्य सूचना आयुक्त होता है। और आपको जीएस में ऐसे नहीं लिखना है जैसे बेयर एक्ट में लिखा है, आप कानून के क्षेत्र में मान लीजिए स्पेशल एक्ट आपके कोर्स में है तो पढ़े हैं तो एकदम पूरा छापा उतार कर रहे हैं। अरे भैया, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। 5 मिनट का सवाल आता है, 1 पेज लिखना है, तो जितना मैं लिखा हूं 100 शब्द में, इससे अधिक नहीं, और इतना ही वर्ड, नहीं तो आपका समय बचेगा नहीं और सही वाला आता हुआ सवाल छोड़ के आएंगे या गलत सलत या जल्दीबाजी में लिख कर आएंगे, इसका भी ध्यान रखिएगा। इसलिए आज ये चारों आयोगों के बारे में लिखकर ये भी बताया हूं, ऐसे हूबहू एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है। तो आइए देखिए, इसमें मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं जो 10 से अधिक नहीं हो सकते। आपको यहां निगाह गड़ाए रखना है। एक तो चीफ सीआईसी होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी एक तो मेन होता है हेड, और उसके साथ 10 और हो सकते हैं मैक्सिमम। 10 से कम भी हो चलेगा, लेकिन इसमें लिमिट क्या है कि मैक्सिमम 10 से अधिक नहीं होंगे, ठीक है। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? इन्हें एक समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उस समिति में जो कमेटी ये रिकमेंड करती है, जैसे कॉलेजियम रिकमेंड करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों को, ऐसे ही ये कमेटी रिकमेंड करती है किसको? केंद्रीय सूचना आयोग के चीफ कमिश्नर की नियुक्ति के लिए। किसको? उसमें कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक मंत्री। ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री, सामने वाला विपक्ष का नेता, और प्रधानमंत्री एक नॉमिनेटेड किसी को कर दे कि आप इस कमेटी के मेंबर हैं जिसके द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की जानी है। तो इस कमेटी में कुल कितने हुए? एक प्रधानमंत्री हुआ, एक विपक्ष का नेता हुआ और एक जिसको प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर दे। तो इस तरकीब का मतलब यही समझ में आता है कि जिधर सत्ता दल होगा उसी के साइड का कोई पदाधिकारी मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जाएगा। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ये आयुक्त का पद हर हालत में जुडिशरी से रिलेटेड लोगों को दिया जाए, लेकिन एक ट्रेडिशनल परंपरा चली जाती है कि चूंकि इसमें जांच और इंक्वायरी है तो कोशिश ये की जाती है। जैसे पहला जो सूचना आयुक्त हबीबुल्लाह करके एक थे और बहुत ही ज़बरदस्त अफसर थे और उनका बहुत बड़ा ख्यात था, उनको बनाया गया था। अभी हम लास्ट में बताएंगे वर्तमान में जो देश का मुख्य सूचना आयुक्त है उसका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो आप जब इसको अगर आ जाए तो ये वर्तमान वाला भी मेंशन करके नंबर पर जुटाएं। केवल ट्रेडिशनल लिख करके या ये एक्ट वाली बातें लिख करके नंबर नहीं पाएंगे बढ़िया। एक नंबर तो आपका इसी के लिए कट ही जाएगा कि वर्तमान वाला आप, क्योंकि ये जीएस में हल कर रहे हैं, ये कानून में नहीं हल कर रहे हैं। तो जीएस के पॉइंट आपसे औसत से परफेक्ट जानकारी होनी चाहिए और अपडेट होना चाहिए। इसीलिए चाहे राज व्यवस्था का क्वेश्चन हो, चाहे अर्थशास्त्र का, चाहे विज्ञान प्रौद्योगिकी का, मतलब जिधर भूगोल का, सब करंट अपडेट पूछ रहा है।
और ये ऐसा है, इसको करंट की बत्ती यानी हमेशा सदाबहार है, इसीलिए मैंने चुना। तो आप समझ गए होंगे कि इसकी खूबी क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसके पूछने की संभावना क्या है, इसका जानना कितना जरूरी है। ठीक, अब नियुक्ति हेडिंग, जैसे मैं हेडिंग लगाऊं, इसे एग्जाम में लगाना है हेडिंग कलम बदल के। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा आयोग की सिफारिश पर, यही जो कमेटी बनी है, यही कमेटी जो आयोग की सिफारिश पर की जाती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष, ये रट लीजिए, कुछ लोगों को पता भी होगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, वो जो कैंडिडेट जिसको नियुक्त किया जा रहा है, अगर वो 65 साल 5 साल के पहले पूरा कर ले तो जो पहले आएगा वो हो जाएगा। ठीक है। हाँ, एक और कंडीशन है, इसे दिवालिया, कदाचार या शारीरिक अक्षमता के आधार पर हटाया भी जा सकता है। भले नियुक्त है, लेकिन अगर उसी समय वो इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया, या कदाचार कर रहा है कुछ वो, या उसको शारीरिक रूप से अक्षम है कामकाज करने में, तो उसे पद से हटाया जा सकता है। तो ये दिवालिया, कदाचार और शारीरिक अक्षमता, ये माइंड में रखिए। किसके आधार पर? नियुक्ति से हटाए जाने के आधार पर। अब ये भी जान लेना जरूरी है, जैसे कार्य और उद्देश्य, जैसे मैंने स्पष्ट लिखा है 1 2 3 4 है और 1 5, कुल कितने कार्य हमने बताए हैं? 5। इससे ज़्यादा मत लिखना, समय जाएगा, ध्यान रखना। कार्य और उद्देश्य में क्या है? लोगों की सरकारी सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, यही तो नहीं था पहले। सूचना से संबंधित दूसरा, कोई ठोस मामला प्राप्त होता है तो उसकी जांच स्वप्रेरणा से करना। कौन? केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त की ड्यूटी है कि स्वयं सुओ मोटो, किसी की आवेदन की जरूरत नहीं है, सुओ मोटो संज्ञान लेकर के कार्यवाही कर सकता है। और तीसरा, सूचना के संबंध में लोक प्राधिकारियों से वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करना। हर सेक्टर का विभाग का जो प्राधिकारी है उसके बारे में ये ब्यौरा लेना हर स्टेट से, कि कितनी सूचनाएं लोगों ने मांगी, कितनी दी आपने, नहीं दिया तो क्या किया इत्यादि, इसका वार्षिक रिपोर्ट मांगने का काम है। चौथा, आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी न मिलने पर प्राधिकारी के ऊपर अर्थदंड लगा सकता है। मतलब अगर सीआईसी को ये पता चल जाए कि नीचे के किसी सरकारी विभाग के अधिकारी ने आवेदक के मांगने पर सूचना नहीं दी और अपील में मामला यहाँ तक पहुँचा, ये कानूनी मैटर है, वहाँ जीएस वालों को नहीं जाना, बस थोड़ा मोटा मोटी समझिए कि तो फिर ये जुर्माना भी लगा, हालांकि एक्ट में 25,000 का प्रावधान है, आप जानते होंगे। और लास्ट वाला है, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। चूंकि ये केंद्र सरकार द्वारा ही नियुक्त है तो अपना रिपोर्ट केंद्र सरकार को ही देगा और उसके हिसाब पे वो पूरे देश के इंफॉर्मेशन सेंटर से क्या कुछ हुआ उसका सरकार ब्यौरा लेती है। और लास्ट में ये लिखिए कि वर्तमान में देश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा है। ठीक है। अब दूसरा हमने लिखा है राष्ट्रीय महिला आयोग। खूब सुनते हैं, लेकिन अभी आ जाए तो 2 लाइन लिख के बस चुप, कलम रुक जाएगी तो नंबर कट जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय महिला स्थापना हेडिंग लगाइए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, याद रखिएगा 1990 के तहत 92 में की गई। हालांकि एक्ट 90 का है, लेकिन जो स्थापना हुई 92 में हुई, याद रखिएगा। आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य सचिव होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। तो जहां इसमें आपने देखा एक जो मेन होता है, एक मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं जो 10 से अधिक नहीं होते हैं, वहां इस पे देखिए एक अध्यक्ष, एक सदस्य और 5 अन्य सदस्य। तो यही सब चीज़ियाँ अगर आप सही से नहीं तैयार किए हैं तो उसका इसमें हो सकता है, समझ रहे हैं? तो इसको क्लियर याद होना चाहिए। क्या? इस राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष बनाया जाता है, एक सदस्य सचिव होता है और 5 और अन्य सदस्य होते हैं। इसकी पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। ये जीके का विषय है, लेकिन आना चाहिए। नियुक्ति कैसे होता है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। आपको क्या ध्यान देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है ये संविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं। संवैधानिक और संविधिक में अंतर समझिए। इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। आपने यहाँ देखा जो केंद्रीय सूचना आयोग होता है, इसकी नियुक्ति के बारे में तो पूरा दिया है, और यहाँ कार्यकाल के बारे में देखिए लिखा है 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले आए। जबकि यहाँ क्या लिख रहा है? राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अध्यक्ष बनाई जाएगी निश्चित तौर पर केवल 3 साल के लिए। इसमें 65-62 की बात नहीं है। ठीक है।
कार्य एवं उद्देश्य, संविधान एवं अन्य कानूनों के तहत महिलाओं से संबंधित सुरक्षाओं की जांच। हालांकि ये सब जितने बॉडी हैं इनकी व्यक्तिगत कोई दांडिक क्षमता नहीं है, सलाहकारी बॉडी है, लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे महिलाओं के विरुद्ध कितना जुर्म हो रहा है, सूचनाएं आपको नहीं मिल पाती, कितनी प्रासंगिकता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए ये रिलीवेंसी हमेशा बनी रहेगी, इसलिए जानना जरूरी है। अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये पक्के तौर पे क्लियर जानिए। दूसरा है महिलाओं से संबंधित सुरक्षा उपायों की जांच और परीक्षा करना। तीसरा है महिलाओं से संबंधित अपराधों की जांच एवं उन्हें रोकने के लिए सरकारों को सलाह देना। सरकारों को क्या कर रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग, सलाह दे रहा है। चौथा, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारों पर दबाव भी बनाना। ये जो बयान आ जाता है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का, तो वो छपता है मोटी हेडिंग में पेपर में दूसरे दिन, उसका मतलब है सरकार सुने। महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा में विधिक सहायता भी। कोई ऐसी कमज़ोर महिला है, गरीब है, जो विधिक सहायता ने तो आवेदन करके विधिक सहायता यानी उसके साइड से वकील भी ये वकील की फीस ये आयोग भर सकता है, ये भी अथॉरिटी है। अब देखिए मैंने लास्ट में लिख दिया है 1990 के अधिनियम की धारा 3 के तहत ये नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में श्रीमती रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, 3 वर्ष के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये करंट का डाटा भी याद रखिएगा। आइए तीसरा आयोग देखते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसकी स्थापना देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। तो ये याद कीजिएगा, अधिनियम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 5 सदस्य। एक अध्यक्ष इसमें सदस्य होता है, उसमें उपाध्यक्ष होता है, यह ध्यान रखिएगा। इसमें यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष, ध्यान दीजिए, एक उपाध्यक्ष और 5 क्या सदस्य। तो इसको एकदम रट जाइए, तभी नहीं तो कन्फ्यूज होकर इधर का उधर होता है। और नियुक्ति राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सेंट्रल, केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नियुक्ति, इसका कार्यकाल भी 3 साल होता है। तो इसमें समानता है, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो कार्यकाल है 3 वर्ष, एकदम क्लियर याद रखिए। कार्य और उद्देश्य देखिए, अल्पसंख्यकों की उन्नति एवं विकास में सहयोग एवं सलाह देना। तो अल्पसंख्यक केवल यही मत समझ लेना, कहीं कहीं सिख है, हिंदू कम्युनिटी में सिख भी अल्पसंख्यक में आता है, क्रिश्चियन भी पूर्वी प्रदेशों में आता है, मोहम्मडन भी आता है, तो सारे अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यक के बारे में यही धारणा मत बनाइए केवल मोहम्मडन, नहीं, बहुत सारी कम्युनिटी, बौद्ध भी कहीं कहीं अल्पसंख्यक हैं ही, सबसे कम वही हैं, जैन तो सबसे कम है। अल्पसंख्यकों की उन्नति एवं विकास में सहयोग, ठीक है, सलाह देना। और यहाँ देखिए शब्द लिखा है सलाह, कोई आज्ञापक आर्डर नहीं होता इनका, लेकिन सलाह मानना पड़े ऐसी स्थिति क्रिएट की जाती है। और अगला, अल्पसंख्यकों की शिकायतों की जांच करना। कोई अल्पसंख्यक किसी पीड़ा में है, किसी कम्युनिटी के साथ अल्पसंख्यक है, अन्याय हो रहा है, बाकी सोसाइटी कर रही है, तो उसकी जांच करना। चौथा, अल्पसंख्यकों के ऊपर होने वाले अत्याचारों की जांच एवं क्षतिपूर्ति हेतु सलाह, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कितना डैमेजेज मिले इसके लिए सलाह दे सकती है कौन? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। आखिरी, सच्चर कमेटी, इसको जानते हैं, एक न्यायमूर्ति का नाम है, पूरा नाम आपको कमेंट में बताना है, ये सच्चर कौन थे। सच्चर कमेटी में न्यायमूर्ति सच्चर का पूरा नाम लिख के आपको बताना है। सिफारिशों को लागू करने के लिए दिशा में सरकार को प्रेरित करना, क्योंकि सच्चर कमेटी अल्पसंख्यक आयोग के अल्पसंख्यकों के ऊपर विचार विमर्श के लिए ही बनाई गई थी कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए क्या क्या किया जाए। तो इस पर सच्चर कमेटी की थी। तो सच्चर कमेटी का मतलब न्यायमूर्ति हैं ये, इनका पूरा नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। वर्तमान में देखिए इतना सब हो गया, लेकिन करंट की जब जानकारी, उसको मैंने रेड कलम से जान के लिखा है जिससे आप याद कर जाएं। यहीं वर्तमान में सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, ये सिख हैं, नमो से लग रहा है सरदार लगा है, मोहम्मडन नहीं है। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। इतना बस हो गया, इतना लिखना, इससे ये फालतू वर्ड नहीं, गाथा नहीं लिखनी है, नहीं तो नंबर कटे, वो समय नहीं मिलेगा आपको। और आखिरी संस्था लोकपाल, इसके लिए अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की पार्टी देख रहे हैं, डबल स्टेट में सरकार बना रही। लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट, ये नंबर याद रखिएगा, 2013 के तहत इसका स्थापना हुआ। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर होती है। उस समिति में कौन कौन होता है ध्यान दीजिए, जिसमें
पीएम होता है प्रधानमंत्री, स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है, भारत का सीजेआई हो सकता है या सीजेआई के द्वारा नामित कोई कार्यरत न्यायाधीश हो सकता है। फिर से देखिए, समिति याद रखिएगा, इसमें प्रधानमंत्री होता है समिति में जो सिफारिश करता है किसकी, लोकपाल की, स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष का नेता भी, और भारत का सीजेआई या अपनी जगह पर वो किसी कार्यरत न्यायाधीश को भी नामित कर सकता है। कौन, सीजेआई। तो इतने लोग मिलकर के किसकी नियुक्ति करते हैं, लोकपाल की। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तभी तक, नहीं तो उसको बर्खास्त कर, यानी राष्ट्रपति जब चाहे तब, जैसे गवर्नर को। कार्य एवं उद्देश्य देखिए, प्रधानमंत्री, अब इसमें सब शामिल हैं, सब पर इंक्वायरी हो सकती है। प्रधानमंत्री, मंत्री, सदस्य, सभी स्तर के अधिकारी इसकी जांच क्षेत्र में आते हैं। सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी संस्थाओं की जांच ये लोकपाल कर सकता है। जितनी फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल है ऑल इंडिया में, उसकी इंक्वायरी लोकपाल कर सकता है। लोकपाल अन्य जांच एजेंसियों को, जैसे सीबीआई हुई, ईडी हुई है, उनको भी लोकपाल दिशा निर्देशित कर सकता है। इतनी ठोस जानकारी होनी चाहिए। तो आज की क्लास में 4, ऐसे जितने बचेंगे 10, 15, 20 जो भी होंगे, 3 क्लास में सारे ख़त्म कर दूंगा, और आपको जानकारी के साथ साथ नोट्स भी मिल जाएगा। स्कैनर कायदे से फ़ोटोकॉपी करा के रख लीजिए। जितनी क्लास गई है पूरे 2 साल तक के लिए, बता तो रहा हूँ आपसे, ये आज की 40वीं क्लास है। आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है ये नहीं है, बस इतने आप घोंखिए, कोई माई का लाल आपको पीछे नहीं कर पाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल निबंध के क्लास से, और परसों आपको हम 11वीं क्लास जीएस की देंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते।